95% केसेस में कंपटीशन के टाइम पे या कंपटीशन में होता क्या है कि भाई वो आपको जो सवाल देते हैं उसमें इंटरवल जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि इंटरवल के बगैर सवाल अधूरा है। कि गाड़ी ऐसे चल रही है, धीरे 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 मुड़ रही है, तो हाँ भाई पीछे वाला सतर्क रहेगा। अब गाड़ी ऐसे इस दिशा में आ रही है, अचानक से इधर घूम गई, ले सारे सरप्राइज। तो इसीलिए इसको कहते हैं शार्प टर्न। क्यों? क्योंकि साइन में इनफाइनाइट डाला मतलब एक्स को इनफाइनाइट डाला। और ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। मतलब बेसिकली आप एक्स को इनफाइनाइट कर रहे हैं, वाई वाला तो कांस्टेंट है, वाई तो 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो मजे मजे सोल्यूशन देख देख के। और एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, कब नॉट डिफरेंशिएबल होता है, वो भी समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि सवालों को बनाने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर एक सवाल अपने आप में एक नई कहानी होती है। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो देखिए, ये 12वीं क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। ये जेडबलई में तो इंपॉर्टेंट है ही है, जेडबलई के साथ साथ ये बोर्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी उन कुछ चैप्टर्स में से है जो दोनों जगह इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दोनों जगह सॉल्व करने का तरीका अलग है। मतलब अगर यही चैप्टर आपके पास, इसी चैप्टर के क्वेश्चन जेडबलई में आते हैं, तो आपका सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन यही सेम चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि इसमें सारे तरीके आपको पता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। शुरू करने के पहले आप सारे लोगों से खास दरख्वास्त है, और ये जरूरी भी है आपके लिए, कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको सारा का सारा काम का कंटेंट, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, चाहे वो न्यूज रिलेटेड हो, चाहे वो अपडेट्स हो, कुछ भी हो, वो सारा कंटेंट टाइम पर और कई बार टाइम से बहुत पहले भी मिलता है। तो इसीलिए आपकी सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम सारे कंटेंट्स बनाते हैं। एंड हेंस वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई आप चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएं, ताकि एक भी अपडेट आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अब आज के इस सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी तक ही आज के सेशन को रखेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये दोनों बोर्ड्स में भी और बोर्ड से ज्यादा जेडबलई का फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज जेडबलई में इस पे से सवाल काफी पूछे जाते हैं। हालांकि जेडबलई में सब सारे जगहों से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों फेवरेट हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से। अब ध्यान से देखो कंटिन्यूटी होता क्या है। तो अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, तो कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब ये है कि जैसे ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ है, तो ये ऐसा चल रहा है, अब ये कंटिन्यूअस है ना। अब जब कंटिन्यूटी मुझे किसी पॉइंट पे चेक करनी, तो देखो यहां से ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का ही दिखा रहा है। अब लेकिन मान लो यही फंक्शन ऐसा होता कि यहां से शुरू हुआ बट बीच में ब्रेक होकर फिर यहां से ऐसा आगे गया, या मान लो यहां से शुरू हुआ और उसके बाद यहां बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक हो गया और फिर आगे ऐसा गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं कहला जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे ये पूरा पूरा कंटिन्यूअस नहीं है। और इसीलिए हम कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, जैसे ये पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट पे जब हम चेक करते हैं जी पे, तो यहां उससे पहले वाला और उससे बाद वाला दोनों वैल्यूज को देखते हैं मैच कर रहा है क्या। बोलने का क्या अर्थ है? तो देखो कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं वो मैं अभी बता दूंगा, बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब यही होता है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन है, तो जैसा भी फंक्शन हो दुनिया में, हर फंक्शन का ग्राफ होता है। चाहे वो साइन एक्स लिखा हुआ हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, चाहे वो लॉग एक्स लिखा हुआ हो, हर कोई का ग्राफ है। ये सारे ग्राफ अगर कहीं बीच में टूटे हुए हैं, कोई भी ग्राफ, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। टूटे नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बात? अब तुम बोलोगे सर इसमें तो कोई भी टूटा हुआ नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ग्राफ नहीं टूटे हुए होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल ग्राफ्स ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये टूटा हुआ होता है, स्टेप फंक्शन होता है, अगर याद करो तो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं देखो, उसके बीच वहां हर इंटीजर पे ये ग्राफ जंप मारता है। ठीक उसी प्रकार लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी जंप डिसकंटिन्यूटी रहता है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे ग्राफ्स जो स्पेशल इन नेचर होते हैं। और दूसरा जो हम सवालों में अभी देखेंगे, सवालों में मोस्टली ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला पार्ट है कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसी ही होती है, लेकिन अभी डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। तो अब चेक करने के लिए तुम इसको ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो ये वाला पार्ट फंक्शन है और यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे को डिसकंटिन्यूअस है, ये मेरे को कैसे पता करेंगे? या मान लो इस पॉइंट पे अगर चेक करना है और यहां पे ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज ये पूरा कंटिन्यूअस चला जा रहा है, तो कैसे चेक होता है? तो चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो भी पॉइंट आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए यहां पे डिसकंटिन्यूअस है और आपको दिया गया यहां पे चेक कीजिए, तो अब आप हर बार ग्राफ बना पाए ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ तुमको आता ही नहीं, तुमने कभी देखा ही नहीं। जैसे मान लो दे दिया e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस साइन एक्स। अब तुम इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, कैसे बनाओगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान से समझो। मान लेते हैं, पहले ग्राफ पे समझते हैं। मान लेते हैं आपको दिया ये x इक्वल्स टू 2 है, ये जो पॉइंट है यहां पे मैंने ग्राफ बनाया, ये x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो आपको दिया कि 2 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो आपने 2 पे डाला तो 2 वाली वैल्यू यहां पे है, ठीक है। अब 2 वाली वैल्यू डाली आपने, तो आपको यहां पे ग्राफ पे मिला कि यार 2 पे ना ये 5 है, से फॉर एग्जांपल 5 है। तो अब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए करते क्या है कि हम 2 से ठीक थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कि भैया यही फंक्शन रहेगा हमारा, ये जो fx चल रहा है ना, ये 2 से ठीक पहले, एकदम जरा सा पहले मतलब अब यहां पे तो मैंने काफी स्पेस बनाया है, बट आप ये मानो कि 2 माइनस 0.0000001 ऐसा, इतना पहले। या फिर यूं कह लो 2 पॉइंट माइनस मत करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं कि 2 से एकदम थोड़ा सा पहले, मतलब 1.99999 इस पॉइंट पे चेक करेंगे। और एक बार इससे 2 से जरा सा आगे बोले तो, अब जैसे मान लो इस पॉइंट को तुम मान लो 2.0000001। तो हम करते क्या है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जिस भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी बोलता है कि चेक कीजिए, हम उस पॉइंट को लेते हैं, वहां पे वैल्यू निकालते हैं। जैसे fx इक्वल्स टू 2, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले f ऑफ 2 निकालेंगे, और f ऑफ 2 निकालने के बाद इससे ठीक जरा सा आगे वाला वैल्यू लेंगे, मतलब f ऑफ 2.0000001 यहां पे वैल्यू निकालेंगे, और इससे ठीक जरा सा पहले मतलब 1.99999, तो फंक्शन एट 1.9999999 यहां पे वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है तो हमारा ग्राफ या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर यहां में कोई भी ऊपर नीचे हुआ, मान लो ये इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, या ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, या तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई भी सिचुएशन जहां पे तीनों की इक्वालिटी नहीं होती है, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और इसीलिए ये वाला जिफ ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि देखो इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये तुम कहीं से भी ले लो, लेकिन उसको छोटा करते 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 लेकर आओ, एकदम छोटा मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो इसी को अब जैसे मान लो हर जगह, तो ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बता दिया कि मान लो 2 पे चेक करना है तो 2 से थोड़ा सा छोटा 1.99999 और 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.00001, लेकिन हर जगह हम ऐसा पॉइंट लेके नहीं चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते इस तरीके से, देखो fx है कोई फंक्शन और x इक्वल्स टू c पे चेक करना है, मान लो कोई भी वैल्यू, तो हम लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। और उसके बाद जो हमें राइट हैंड साइड का चेक करना ना, जहां पे मैंने 2.00001 किया था, थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा को हम c प्लस दिखाते हैं। कि जैसे अगर मान लो जो पीछे लिखा हुआ था, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे x टेंड्स टू 2, 2 पे फंक्शन x की वैल्यू क्या है, फिर हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, एकदम थोड़ा सा, और पहले वाले के लिए लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब 2 से एकदम थोड़ा सा छोटा। अगर ये तीनों बराबर हैं मतलब हमारा लिमिट, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसी तीनों को, लेफ्ट हैंड वाले को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से थोड़ा सा छोटा, और राइट हैंड वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और दोनों जगह लिमिट क्यों लगाया है, क्योंकि जो आपने लिमिट पढ़ा है 11th में, कोई भी वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं हो, वहां पे टेंड कर रही हो, तो टेंड कर रही हो तो वहां पे हम लिमिट लगाते हैं। आपने देखा होगा x टेंड्स टू 0, तो टेंड्स का मतलब ही होता है कि एकदम बस वहां पे अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट दिखा रहे हैं, मतलब 2 से एकदम हल्का सा ज्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा रहे हैं 2 से हल्का सा छोटा, लेकिन दोनों ही 2 को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए टेंड्स टू। और ये एग्जैक्ट है, लिमिट एट द पॉइंट, एग्जैक्ट 2 पे क्या वैल्यू है। क्लियर है?
तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर ये समझ गए तो बस अब सवाल बचे हैं और कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अब देखो कितना बेहतरीन होता कि अगर हमें ग्राफ दिख जाता तो हम तुरंत ऐसे बता देते सवालों का जवाब, है ना? क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल मेथड मैंने बता दिया। अब हर जगह तुम थ्योरी लगाओगे तो तुमको तीन तो निकालना ही है कम से कम, एलएचएल, आरएचएल और उस सेंटर पॉइंट पे तीन तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब तुम तीन निकालो, या फिर अगर उसका ग्राफ पता हो तो तुरंत चुटकी में आंसर ले आओ। तो हेंस इसीलिए एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्राफ इज योर बेस्ट बडी। ऑल्दो बोर्ड एग्जामिनेशंस में ग्राफ अलाउड नहीं है। ग्राफ अलाउड नहीं है मतलब आपको हर जगह लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया क्योंकि आपके बोर्ड्स में ऐसा ही आंसर चलेगा, और उसके बाद अब ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके कंपटीशन में आपका टाइम बहुत बचाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है और अगर उसका ग्राफ तुम बना सको या तुमको पता है या दिया हुआ है तो उसको तो देख के ही तुम एक बार में बता दोगे। अब जैसे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे टूटा हुआ है मतलब डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे सब सही है लेकिन बीच में एक होल है, छेद है। छेद मतलब यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे है नहीं, इसकी वैल्यू ऊपर है, इसका मतलब फिर से ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन है बट यहाँ पे ये जो छेद नहीं है, एक्चुअली में ये डॉटेड बबल है। डॉटेड मतलब ये भरा हुआ है, ऐसा गोला है लेकिन ये भरा हुआ है। तो भरा हुआ है मतलब ये वैल्यू है यहाँ पे, तो ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस दिख रहा है। यहाँ पे बोला गया होगा सी पे चेक कीजिए, तो सी पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो अब ये काफी थ्योरी बता दी, अब सवाल करा के दिखाता हूं ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये मैंने तीनों बता दिया। कंटिन्यूटी if a function y equals to fx is not continuous at a given point x equals to a, then it is discontinuous at x equals to a, ये सब बता चुका हूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक और ध्यान, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना। पहला कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ये जितने फंक्शन तुम जानते हो, तो जितने तुम जानते हो उन सब का ग्राफ भी जानते हो, बिकॉज 11th में जब फंक्शंस पढ़ाया गया था तो ग्राफ भी पढ़ाया गया था। तो उसमें से मेजॉरिटी फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, ये सारे का ग्राफ तुमको पता है। जैसे y इक्वल्स टू x का ग्राफ ये, y इक्वल्स टू x स्क्वायर ये, y इक्वल्स टू x क्यूब, ऐसा है ना। तो ये सारे कंटिन्यूअस ही है। तो पॉलिनोमियल के सारे कंटिन्यूअस होते हैं। लॉगरिथम भी तुमने देखा है, ऐसा वाला होता है, ऐसे ही होता है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसा होता है लॉगरिथम भी कंटिन्यूअस होता है। मॉड्यूलस फंक्शन तुमको पता है, v वाला ग्राफ ऐसा कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुमको ये पता है, एक्सपोनेंशियल वाला ऐसा जाता है सीधा ऊपर, ये भी कंटिन्यूअस है। साइन, कॉस, कांस्टेंट सारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर कॉट एक्स, सेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों कॉट एक्स और सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये तीनों के तीनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्यों? ये तीनों के तीनों इनवर्स वाले हैं ना, टैन साइन, साइन टैन कॉस के। तो ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस तो कंटिन्यूअस होता है बट टैन π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपको याद हो तो साइन एक्स का कैसा है, जैसे देखो एक मिनट, यहां पे अगर तुमको याद होगा तो साइन एक्स का तो ऐसा होता है, ये चलते जाता है नेवर एंडिंग। लेकिन tan x इसी में कैसा होता है, tan x जब तुम बनाते हो तो ये ऐसा, ये एक बन गया, उसके बाद दोबारा जो दूसरा बनता है ना वो ऐसा बनता है। तो अब देखो इन दोनों में तो डिसकंटिन्यूटी है ही, और ये कहाँ आती है, ये आती है π/2 पे, क्योंकि तुमको पता होगा 90 डिग्री पे tan इनफाइनाइट हो जाता है, होता है ना। तो π/2 पे tan इनफाइनाइट होगा, tan इनफाइनाइट है तो कॉट भी वैसा ही होगा, कॉट 0 रहता है लेकिन कॉट फिर 0 पे इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, tan हो जाएगा, tan का भाई कॉट हो जाएगा, और साइन कॉस का उल्टा कोसेक और सेक, ये भी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्योंकि जहां जहां जो टी रेशियो तुमने पढ़े हैं, तुमने 10th में वैल्यू टेबल पढ़ा होगा, तो वहां पे जहां जहां इनफाइनाइट आता है वो सारे इनफाइनाइट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है, देखो ये इनफैक्ट सीबीएसई में आया हुआ, और सीबीएसई में ऐसे ही सवाल आते हैं। कहता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब तुमको पता है मॉड है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसका तो तुम ग्राफ जानते हो, तो ग्राफ जानते हो तो तुमको तुरंत चमकेगा, अरे मॉड एक्स तो ऐसा ग्राफ होता है, और हमको बोल रहा है एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो अपने को पता ही है ये हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो कंटिन्यूअस होगा, यस, लेकिन चूंकि ये सीबीएसई में और एनसीईआरटी का सवाल है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। कंपटीशन में होता तुरंत एक लाइन में आंसर आता। तो आपको स्कूल एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आप यहीं पे क्या करोगे, इन सबको हटाते हैं,
ठीक है, अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। तो देखो आपको सबसे पहले ये जो फंक्शन है, फंक्शन को तोड़ना होगा। 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता दे रहा हूं। ये जो एफ एक्स होता है ये दो हिस्सों में टूटता है। एफ एक्स मॉड एक्स जो है ना, ये मॉड एक्स एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स लेस देन 0 हो। ठीक है, 0 से छोटे के लिए ऐसा, 0 से बड़े के लिए ऐसा, क्योंकि जब 0 से छोटा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में एक और नेगेटिव लगता है तभी पॉजिटिव बनता है, तो इसीलिए ये माइनस एक्स देता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो अपने को कहाँ चेक करना है, 0 पे। तो एक बात बताओ, अगर 0 पे चेक करना है तो 0 से लेफ्ट इधर, मतलब नेगेटिव वाला जो एरिया है यही आपका बनेगा LHL, और ये वाला बनेगा आपका RHL, जो पॉजिटिव वाला एरिया है ग्रेटर देन 0। हाँ, आप ध्यान से समझना, ये है LHL क्या था। तो LHL हमने देखा था कि LHL वाज लिमिट x टेंड्स टू, जो भी वैल्यू पे चेक करना है उसका माइनस, तो अपने को कहां चेक करना है, 0 पे, तो 0 माइनस। ठीक है, अब 0 माइनस मतलब 0 से पहले, तो 0 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x नेगेटिव वाला पार्ट, तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला कि ये वाला। तो अपने को पता है लेस देन 0 के लिए ये वाला है, तो मैं लगाऊंगा 0 माइनस माइनस एक्स पे, माइनस एक्स पे। क्लियर। अब तुम जब 0 माइनस डालो, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो ऑलमोस्ट 0 है। जब यहां 0 डालेंगे तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा -0। -0 इज नथिंग बट बल्कि 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 0। उसके बाद लिमिट क्या आएगा, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो बड़ा वाले के लिए ये वाला फंक्शन है x, तो आप x पे लगाएंगे, x पे लगाएंगे तो 0, या 0 से थोड़ा सा बड़ा डालोगे तो वैल्यू 0 आएगी। और पर्टिकुलरली 0 डालोगे तो क्या आएगा, तो 0 के लिए भी यही फंक्शन है, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब मेरे को एक बात समझ में आया कि अच्छा f ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0। दिस एम्प्लॉइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ पाए। तो आपको एक्चुअली में ऐसा ही करना है, आपको पूरा का पूरा, देखो एकदम सिंपल सा सवाल था, एक लाइन में इसका आंसर आता, लेकिन फिर भी बोर्ड्स में ये 2 या 3 नंबर का आराम से आता है। क्यों, क्योंकि इतने स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। आपको सबसे पहले फंक्शन बताना होगा, फंक्शन बताने के बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इक्वल्स टू -0, -0 मतलब 0। ये वैल्यूज आपने निकाली, तीनों को बराबर दिखाया, तब आप दिखाओगे कि कंटिन्यूअस है। और बोर्ड्स का तरीका यही है। ठीक है, समझ गए। इसीलिए सवाल कराना आपको जरूरी था, नहीं तो जनरली बच्चा क्या करता है ना, कई बार जेडबली पढ़ते पढ़ते उसको लगता है अरे ये तो आसान है, ऐसे ही लिख देंगे और नंबर चले जाते हैं। लिटरली, क्योंकि ऐसे सवालों में फिर टीचर आपको नंबर नहीं देगा बोर्ड्स वाला। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल, सवाल कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए एंड 5x ग्रेटर देन 1 के लिए, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये पूछ रहा है कि तीन जगह, इन तीनों जगह कंटिन्यूअस है क्या, चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला, क्या 0 पे कंटिन्यूअस है, ऐसा पूछा है। तो एक बात बताओ, 1 से छोटे के लिए, लेस देन 1 के लिए ये लीनियर फंक्शन है। लेस देन 1 के लिए क्या है, x है ना। अब जैसे अगर ध्यान से अगर देखोगे, इसका ग्राफ बनाना चाहो तो तुम बनाना चाहो ग्राफ तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। y x लेस देन 1 है तो उसके लिए x है, जैसे ये एफ एक्स क्या है तुम्हारा, बेसिकली y है, तो y इक्वल्स टू x होगा कब, x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, और y इक्वल्स टू 5 होगा कब, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ऐसा ही ना, तो पहले y इक्वल्स टू x बनाओ, y इक्वल्स टू x ऐसा ग्राफ बनता है, इस टाइप का, ऐसे ही बनता है। अब जब इस टाइप का तुमने ग्राफ बनाया तो तुमको पता है इसके आगे वाला हिस्सा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 1 या 1 से छोटे के लिए है, ऐसा ही है। तो तुम आगे वाला हिस्सा मिटा दो, ये मिट गया, आगे वाला हिस्सा मतलब ये 1 पे रुक जाएगा, तो 1 पे 1 आएगा, ये देखो x इक्वल्स टू 1 पे ये 1 दे देगा, बस यहां पे रुक जाएगा। अब इसके बाद 1 से जैसे ही बड़ा होगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू 5 दे रहा है, तो अब 5 तो इससे ऊपर यहां पे कहीं होगा, तो यहां से ये 5 दे रहा है, समझ रहे हो, और यहां पे ये होल रहेगा क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं है। तो अब अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अच्छा
1 पे इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद कंटिन्यूअस है। तो आंसर तो चमक गया बुद्धि लगा के। तो क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है? हाँ है, नहीं सॉरी कंटिन्यूअस है। 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे कंटिन्यूअस। अब यही आपको चेक करना है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे सिंस y इक्वल्स टू x इज अ लीनियर फंक्शन। क्या है ये? एक लीनियर फंक्शन है which is always continuous in its interval, या in its domain, जो कह लो, इंटरवल कह लो, डोमेन कह लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है? तो therefore for x less for x नहीं, therefore for नहीं, therefore at x equals to 0 y fx equals to x is continuous। ठीक है? तो ये पहले वाले के लिए लिख लिया। सेम आखिरी वाले के लिए भी लिखोगे। एट x इक्वल्स टू 2, यहां पे लिखो y इक्वल्स टू 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। y इक्वल्स टू 5 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप यहां पे भी लिखोगे सिंस, तीसरे वाले के लिए बता रहा हूं, ये पहले के लिए बता दिया, तीसरे के लिए दूसरे को चेक करना पड़ेगा। तो यहां तीसरे के लिए लिखोगे एट x इक्वल्स टू 5, नहीं y इक्वल्स टू 5 सॉरी, एट y यहां पे लिखोगे जैसे y इक्वल्स टू 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन which is always continuous in its domain. At x equals to 2 fx equals to 5 is continuous. तो पहला और तीसरा तो कंटिन्यूस हो गया। अब दूसरे को चेक करते हैं। तो दूसरे को चेक करना है, पता ही है अपने को डिसकंटिन्यूस आएगा, तो चलो चेक करें। तो सेकंड वाले को लिख रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1। अब यहां पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा, और 1 से जब थोड़ा सा छोटा रखोगे तो ये कहता है 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो 1 से छोटा में ये वाला फंक्शन आ जाएगा, x लिख दिया। अब यहां पे 1 डालो, 1 डालोगे तो वैल्यू 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो अब 1 से बड़ा देखो, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो, दोनों ही केस में 1 से बड़ा तो 5 दिख रहा है। तो 1 से बड़ा के लिए तुम यहां पे डालोगे 5। अब ये चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो यहां 1 डालने का कोई मतलब नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1 5। अब ये 1 है, ये 5 है, तुमको दिख गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। सेंट्रल लिमिट डालने की जरूरत भी नहीं, तुम यहां पे लिखोगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। दिस एम्प्लॉयज fx is not continuous at x equals to 1। समझ गए? तो इसी तरीके से आपको हर बार सॉल्व करना है फॉर बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। क्लियर है? तो अब जहां कंटिन्यूअस था, अगर वो डायरेक्ट लिखा जा रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। यहां पे भी अगर तुम चाहते तो LHL RHL कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। क्योंकि बेसिकली जब तुम x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते तो 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन यूज होता, क्योंकि ये 1 से छोटे में है। 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन यूज होता, बिकॉज ये 1 से छोटे में है। 0 से बड़ा तो हो ही सकता है। तो दोनों ही केस में जब x यूज होता तो दोनों बार जब तुम 0 0 डालते तो LHL RHL दोनों 0 आता, LHL RHL 0 आता, सेंट्रल लिमिट भी 0 आता, तो हेंस x इक्वल्स टू 0 पे तीनों बराबर होते। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम टाइम बचा लो, बिकॉज इतनी थ्योरी तो CBSE में भी पढ़ाते हैं। क्लियर? तो वहां टाइम बचा लो और उसके बाद इसको ऐसे प्रूफ कर दो। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, अब एक और सवाल नेक्स्ट टाइप का। तो देखो अब ये भी बोर्ड्स में काफी पूछते हैं। ये सवाल क्या है कि बोला है फाइंड a एंड b सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब आपको दे दिया कि यार ये कंटिन्यूअस है, तब आप a और b अननोन वैल्यू की मतलब अननोन क्वांटिटी की वैल्यू बताइए। तो अब ये बताओ, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जहां कहां पे ब्रेक पॉइंट आ रहा है। ब्रेक पॉइंट 1 पे है, क्योंकि ये कहता है 1 से बड़े में ये, 1 पे ये, और 1 से छोटे में ये। तो मतलब LHL इक्वल्स टू सेंट्रल लिमिट इक्वल्स टू RHL, ऐसा ही करेंगे। तो लगा दो। अब सिंस इट इज कंटिन्यूअस तो LHL सबसे पहले लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा, 1 से छोटा किस पे? fx पे। तो fx यहाँ पे क्या है? fx नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फंक्शन ही लिख देते हैं। 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है? तो 1 से छोटा वाला ये दिख रहा है फंक्शन, लगा दो यहाँ पे 5ax माइनस 2b।
तो अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो 5 इंटू ए इंटू 1 तो 5a माइनस 2b। क्लियर। RHL लगाओ, RHL लगाओगे तो RHL लगाओगे तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। क्लियर बात। अब 1 प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाला 3ax प्लस b, यहाँ पे 1 डालो तो ये हो गया 3a प्लस b। क्लियर। और 1 पे क्या है तो 1 पे सेंटर लिमिट तो लिखा ही हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से देखो, LHL मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू RHL, ऐसा ही होना चाहिए। तो LHL क्या है 5a माइनस 2b मस्ट बी इक्वल टू 12 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 3a प्लस b। अब यहां से दो इक्वेशन दो अननोन बनेंगे। दो इक्वेशन दो अननोन कैसे, पहले इन दोनों को बराबर कर दो, तो जैसे ही इन दोनों को बराबर करोगे 2a प्लस 3b, या फिर ये कर सकते हो कि इसको इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर, तो दो इक्वेशन दो अननोन कर लेते हैं इसी को। 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। क्लियर। और यहाँ क्या करते हैं 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। दो इक्वेशन दो अननोन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 और 6 11a और यहाँ पे प्लस में, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा तो प्लस में 0 रहेगा, इक्वल्स टू 11 22 33। तो a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3 कहीं पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दे रहे हैं 33, उधर जाके क्या हो गया, a की वैल्यू 33 नहीं, a की वैल्यू 3 ना, 3 3 9 सॉरी, उधर जाके b की वैल्यू 2। वही मैं भी सोचा ऐसे कैसे हो गया अचानक। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। क्लियर है, आ गया आंसर। तो ऐसे टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, हालांकि ये काफी आसान होते हैं बिकॉज इसमें कुछ तो सॉल्व करना है। पहले के सवालों में क्या था, थियोरिटिकल बहुत था, तो लेकिन इसमें कुछ तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में फिर भी बच्चे को मजा आता है, और ऐसे टाइप के सवाल भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे, बट सबको तरीके से ही सॉल्व करना बिकॉज बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब यहाँ पे सवाल क्या है, ये पूछता है कि fx की वैल्यू दो जगह पे दी हुई है, नॉट इक्वल टू 3 पे ये है और 3 की एग्जैक्ट वैल्यू पे k है, और फिर से बोला है कंटिन्यूअस है। अब देखो एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू k दिया हुआ है, मतलब सेंट्रल लिमिट यही है। अगर 3 पे कंटिन्यूअस है, बोलता है कंटिन्यूअस एट इक्वल्स टू 3, मतलब 3 पे इसकी वैल्यू ये है सेंट्रल लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ये कहता है नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो यही फंक्शन होगा, बड़ा होगा तो भी यही होगा। क्लियर। चलिए, तो अगर ये समझ गए हैं तो अब आपको रूल पता है, LHL लिखते हैं। LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 का माइनस, 3 का माइनस, अब फंक्शन यही वाला आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम 3 डालोगे तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है, करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 का 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0। तो आपको पहले तो यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 9th में भी तुम पढ़े होगे, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पढ़े होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी 9th में नहीं 11th में, 11th में पढ़े होगे ना। ये ऊपर इस टाइप का लिमिट जब 0 बाई 0 रहता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, 0 वाला पोर्शन काटते हैं और नीचे x माइनस 3। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जैसे ही मैंने इसको तोड़ा, x माइनस 3 कॉमन पार्ट है, कट गया। अब जैसे ही कटा तो अब ये इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, क्योंकि देखो अब तुम 3 डालोगे 3 माइनस, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब वैल्यू आसान हो गया ना, 6 आ गया है। क्लियर। सेम वही RHL में भी, RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, लेकिन फंक्शन तो सेम आना है ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आएगा मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटा x माइनस 3। तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 3 6 आ गया। LHL RHL तो बराबर है। अब LHL RHL बराबर है तो वो सेंट्रल लिमिट के भी बराबर होना चाहिए, तो सेंट्रल लिमिट मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू है k, मस्ट बी इक्वल टू RHL एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू LHL, और LHL RHL सब क्या है 6 k 6, तो k की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं, सुपर इजी। तो हेंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6। क्लियर। चलिए जी बढ़े आगे। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो ध्यान से यहां पे समझिएगा, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो एंड कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब अगर दो फंक्शन आपके पास हैं जो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उन दोनों को ऐड कर लो, उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उनको डिवाइड कर लो,
या उनका कंपोजिट फंक्शन बना दो, वो हमेशा वो रहेंगे, मतलब कंटिन्यूअस रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ, बिकॉज इसका ग्राफ ऐसा रहता है। क्या साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि इसका ग्राफ भी ऐसा 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 साइनोसॉइडल चलता जाता है। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो नया फंक्शन बनेगा, मान लीजिए एफ एक्स आपने बनाई, एफ ऑफ एक्स बनाया, तो ये एफ ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन से मिलके बना है। यहां माइनस करते तो भी वही होता, मल्टीप्लाई करते तो भी वही होता, डिवाइड करते तो भी वही होता। इवन कह रहा है कंपोजिट फंक्शन में भी होगा। कंपोजिट मतलब, मान लो तुमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो, एक फंक्शन के अंदर तुमने दूसरे फंक्शन को घुसा दिया। ऐसा ही ना, जैसे अगर मैं मान लूं कि ये जी एक्स है हमारा फंक्शन, जी एक्स है हमारा फंक्शन साइन एक्स, और एच एक्स है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा मान लूं, तो तुमको नहीं लग रहा ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स, वो जी ऑफ एच है? एफ एक्स जो है वो है जी ऑफ एच एक्स। तो कह रहा है कि अगर ऐसा भी होता है ना, कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे को आपने डाल दिया और वो दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। द सम डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब एक भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आया तो सम एंड डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस करोगे, दोनों को मिलाओगे तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। द प्रोडक्ट एंड रेशियो एंड कंपोजिट ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी। तो प्रोडक्ट और मतलब प्रोडक्ट और डिवाइड में और कंपोजिट में देखना पड़ेगा आपको। सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो कंपोजिट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस रहता है तो भी आपको चेक करना होगा, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस रहता है तो भी चेक करना होगा। लेकिन आपको बता दूं, 90% सवाल पहले वाले से आते हैं, 90% सवाल पहले वाले रूल से आते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी सारे से, मतलब ये वाला तो डिसकंटिन्यूअस है, इससे उतने सवाल आते ही नहीं, इन दोनों से कभी कभार 10% सवाल आते हैं, और जनरली कंपटीशन में, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। क्लियर? खुश? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इफ एफ एक्स कंटेन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, continuity is doubtful at the points where the values inside this or this becomes integer, because जाहिर सी बात है, हमने इन दोनों का ग्राफ भी देखा है, दोनों का, इसका स्टेप फंक्शन होता है और इसका जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, तो दोनों ही में भाई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस रहता है, इंटीजर पे तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। The continuity is also doubtful at the points where fx changes its definition. ठीक है, अब मान लो fx changes its definition का क्या मतलब? मतलब ये कि अब मान लो एक fx है, ठीक है, अब एक बार fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला गया और एक बार fx इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x बोला गया। अब देखो, ये दोनों अलग अलग फंक्शन ही है अपने आप में, दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस हैं, लेकिन बोला गया कि x इक्वल्स टू 2 लेस देन 2 पे ये है और x ग्रेटर देन 2 पे ये है। अब यार, जब तुम 2 यहां डालोगे तो 2 पे पावर 2 4 आएगा, और यहां डालोगे तो e पे पावर 2 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दोनों कंटिन्यूअस है? नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों का डेफिनेशन बदल दिया गया, सेम फंक्शन थोड़ी है, 2 के पहले कोई और 2 के बाद कोई और, जैसा अभी हम बना रहे थे। तो इसीलिए द एवरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दोस पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफाइंड। ये तो अभी नेक्स्ट था, ये वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा, कंटिन्यूटी इज आल्सो डाउटफुल एट द पॉइंट वेयर चेंजेस इट्स डेफिनेशन। क्लियर? और जहां पे नॉट डिफाइंड होगा तो वो तो डिसकंटिन्यूअस है ही, जैसे हमने tan वाला एग्जांपल दिया था, पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो पाई बाई 2 पे tan नॉट डिफाइंड है, तो वहां डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए जी, अब एक सवाल करते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है एफ एक्स है साइन एक्स, एक्स क्यूब और 5, तीनों क्या है? तीनों के तीनों कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमने देखा ही है, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, हमने देखा ही है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। तो आप यहां सिंपल लिख सकते हैं, एफ एक्स इज सम ऑफ 3 continuous functions and hence fx is continuous for all x belongs to R। कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये fx हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तो अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है तो क्या 0 पे होगा? वो तो होएगा ही होएगा।
तो ऐसे अगर ये तुमको ध्यान होगा तो ये तुम्हारा थ्योरेटिकल बन जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब ये हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी जैसा बताया था एकदम वैसा ही। यहां पे क्या करोगे, तुम बोलोगे लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही तुमने लिखा तुम यहां पे बस एक लाइन डाल देना, हियर जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जी एक्स और एच एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब जब दोनों कंटिन्यूअस है तो दिस एम्प्लॉइज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ एच एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया g ऑफ एच एक्स। तो दिस एम्प्लॉइज g ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमने यही थ्योरी पढ़ा है, बिकॉज कंपोजिट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो कंपोजिट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा तो हो गया प्रूफ, यही करना था। ठीक है, चलिए जी, अगर ये समझ गए तो बढ़े आगे। तो देखो यही सब चीजें आपको लिखनी है, लिख के थोड़ा बताना पड़ेगा, सीबीएसई में ऐसा ही चलता है। हाँ, अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब देखो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का क्या मतलब है, समझो। जैसे अभी अभी हमने देखा ना कि यार हम फंक्शन जो भी देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस है या नॉन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक बताता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मान लो टैन। अब टैन को देखोगे तो टैन अगर मेरे से कोई पूछे कि -π/4 से लेके π/4 में क्या टैन कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा हाँ, हर हाल में है, बिकॉज π/4 पे 1 होता है, ये π/4 पे टैन की वैल्यू 1 होती है, और -π/4 पे सॉरी ये -1 है, -1 होती है कहाँ पे, -π/4 पे, तो कंटिन्यूअस है। लेकिन वही मुझसे कोई पूछे टैन ओवरऑल कंटिन्यूअस है क्या, तो नहीं, वो नहीं है, क्योंकि π/2 पे हर बार अपना ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखो जरूरी नहीं कि कोई जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस रहेगा, या कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी इंटरवल में बात करोगे तो फिर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए 95% केसेस में कंपटीशन के टाइम पे या कंपटीशन में होता क्या है कि भाई वो आपको जो सवाल देते हैं उसमें इंटरवल जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि इंटरवल के बगैर सवाल अधूरा है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल की बात चल रही है, ये इंटरवल आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे कहता है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन 0 पे ये फंक्शन, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एक्स प्लस 1 इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस है। तो अब अगर हर जगह कंटिन्यूअस मेरे को दिखाना है तो मैं सबसे पहले 0 पे चेक करूंगा, क्योंकि पहले तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, पहले तो वहीं चेक करूंगा। तो ठीक है, पहले 0 पे डालते हैं, तो x लेस देन 0 पे है तो LHL आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस करके ये वाला फंक्शन डाल देंगे साइन एक्स बाई एक्स। तो भाई 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो सिंपल था। RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस है तो ये वाला फंक्शन आएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 में 0 जैसे ही डालोगे 0 प्लस 1 1 आ गया। ठीक है, और बीच में मतलब 0 के इक्वालिटी पे भी यही है, तो वो तो होएगा ही होगा। तो यार 0 पे तो क्लियर है, f ऑफ 0 पे भी ये 1 आ रहा है, तो यहां तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमको बोला कि ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ऐसा बताइए, हर जगह। ठीक है, तो हर जगह कंटिन्यूअस देखने के लिए पहले तो 0 पे कंटिन्यूअस है, वो तो समझ में आ गया। अच्छा, 0 से मैं छोटा करूं, तो 0 से छोटा करूं तो एक बात बताओ, 0 से छोटे में ये साइन एक्स क्या कंटिन्यूअस है, इंडिविजुअल सिर्फ साइन एक्स, हाँ है। एक्स कंटिन्यूअस है, हाँ है। हमने पढ़ा था दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो 0 से छोटे में ये ओवरऑल, तो अगर मैं यहां पे लिखूं दैट, यहां पे तो लिख दूंगा एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये तो हो गया, ये पहला पार्ट लिख दिया। अब लिखेंगे फॉर ऑल x लेस देन 0, फॉर ऑल x लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स इज कंटिन्यूअस,
क्यों? क्योंकि ये तो हमने डेफिनेशन ही पढ़ा है अभी अभी कि भाई अगर कंटिन्यूअस बाय कंटिन्यूअस हो तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब साथ ही साथ लिखेंगे ऑल्सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यही है फंक्शन, और ये लीनियर ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो इज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब 0 पे हमने चेक कर दिया, 0 से बड़े पे हमेशा कंटिन्यूअस, 0 से छोटे पे हमेशा कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब दिस एम्प्लॉइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह है। क्लियर बात, ये हर जगह क्या है? कंटिन्यूअस है। कोई टेंशन क्या? बिल्कुल नहीं, बल्ले बल्ले, दैट्स इट। चलिए जी, अगर समझ गए तो पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। चलो बच्चों, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस इन 0 से 8। 0 से 8 में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो 0 से 8 में कहां कहां पहले चेक करो कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो सकता है या फिर ब्रेक हुआ है। तो जो ग्राफ ब्रेक हुआ है, देखो अपने आप में तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये सारे इंडिविजुअली अपने आप में कंटिन्यूअस होंगे। बस जहां ब्रेक हो सकता है वो ये है कि यहां 2 पे जब पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया, या फिर यहां 4 पे जब पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो गया। तो मेरे को 2 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो पहले 2 पे चेक करते हैं। तो अगर 2 पे मेरे को चेक करना है तो मैं LHL देखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये वाला दिख रहा है, यहां पे 2 डाल लो। जैसे ही 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b, ये LHL आ गया। अब 2 पे वैल्यू क्या आएगी? मतलब सेंट्रल लिमिट, तो इक्वल्स टू सेंट्रल लिमिट आना चाहिए। सेंट्रल लिमिट मतलब 2 पे। तो देखो ध्यान से 2 पे इक्वालिटी यहां पे, तो यहां 2 डालो, 2 3 6, 6 2 8, तो 8 इक्वल्स टू RHL। RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, मतलब 2 से प्लस में, तो RHL इक्वल्स टू RHL। और RHL क्या होना चाहिए भैया? RHL होना चाहिए, RHL में भी यही वाली वैल्यू डालेंगे। तो यहां नहीं, एक मिनट सॉरी, हाँ RHL में भी यही डालेंगे ना, तो RHL में भी यही डालेंगे, 2 पे भी यही डाला, RHL में भी यही डालेंगे, तो फिर से 2 डालो, 2 3 6 प्लस 2 8, तो 8। ठीक है, क्योंकि RHL 2 प्लस होगा। देखो होएगा क्या? LHL में ये है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा बट 2 ही रहता है। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहता है तो हम एज इट इज 2 डाल देंगे, तो हमने 2 डाल दिया। वैसे ही RHL में 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा के लिए फंक्शन तो यही यूज होगा, और इसमें जब 2 डालोगे तो 2 3 6 प्लस 2 8, इसलिए RHL 8 आया, और सेंट्रल लिमिट तो 8 है ही। तो अभी यहां से इसको हटाते हैं, LHL और RHL को अगर बराबर करें तो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 को उधर भेजा तो 4, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन कब आया? जब मैंने कंटिन्यूटी चेक की 2 पे। क्लियर? अब मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है 4 पे। ठीक है, तो अब 4 से छोटा या 4 के बराबर ये वाली वैल्यू है, तो अब मैं 4 पे चेक कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 4। LHL के लिए क्या डालूंगा? LHL के लिए डालूंगा यही वाला, 4 से छोटा, तो 4 3 12 प्लस 2 14, 14 हो गया LHL के लिए। तो 4 3 12 प्लस 2 14। और अगर हम सेंट्रल लिमिट देखें, सेंट्रल मतलब 4 पे, एग्जैक्ट 4 पे क्या आएगा? तो एग्जैक्ट 4 पे 4 3 12 प्लस 2 14 इक्वल्स टू RHL देखेंगे, तो RHL के लिए अब अपने को 4 से बड़ा वाला मतलब ये वाला फंक्शन डालना होगा। यहां 4 डालो, 4 2 8, 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b। तो अब अपने को 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 14 मिल गया। तो यहां पे लिख रहा हूं 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 14, ये दूसरा इक्वेशन। तो अब अपने पास क्या आया? 2 इक्वेशन, 2 अननोन। अब ये पहले वाले इक्वेशन में क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 8, और यहाँ 4b, और ये 4 4 16, तो ये एज इट इज रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपका 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 16। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या था? 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 14। क्या करना है? सिंपल माइनस कर दीजिए, माइनस 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 खत्म, 4 माइनस 5 मतलब माइनस b, 16 माइनस 14 मतलब 2, सॉरी प्लस का 2, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करना है माइनस को उधर, तो b की वैल्यू -2 आ गई। b की वैल्यू -2 जैसे ही आई, आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए। b की वैल्यू -2 डालेंगे तो -2 इधर, उधर जाके +2, 4 + 2 6, 2a इक्वल्स टू 6 मतलब a की वैल्यू 3। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं a की वैल्यू क्या आ गई? 3।
तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b मतलब 3 - 2, 3 - 2 वैल्यू क्या आ जाएगा 1, आंसर इज 1। बल्ले बल्ले, ठीक है, था आसान, बस इतना ही करना है, और करना क्या है, कंटिन्यूटी आपका हो गया। इसी टाइप के सवाल आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट आएगा जहां पे आपको प्रूफ करना है लिख के, या फिर a और b की वैल्यू निकालने पूछेगा अलग अलग तरीकों से, या तो सेम वन फंक्शन देगा या 2-3 फंक्शंस का मिक्स देगा, बस। तो कंटिन्यूटी में इतने ही टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक। हाँ, जेडबलई में इससे थोड़े और वेरिड आएंगे, तो जेडबलई वाला जो अलग से सेशन लेंगे ना, जहां पे जेडबलई के सिर्फ जेई वाले क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड्स में नहीं आते हैं, वैसे जेई वाले क्वेश्चंस कराएंगे। हालांकि आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, तो जो जेई वाला और बोर्ड वाला कॉमन था वो मैंने यहां करा दिया। अब स्पेसिफिक टू जेई वाले क्वेश्चंस के लिए एक अलग से सेशन आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी पहले होता क्या है, पहले ये समझना है। तो देखो यार, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है ये चेक करना है। अब कहां पे डिफरेंशिएबल है ये चेक करना है का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे हाँ, यहां पे ग्राफ देखो, ये तुम्हें दिख रहा है पीला ग्राफ, ये ऐसा, ये इस टाइप का कर्व है। अब इस पे तुम टेंजेंट बना सकते हो क्या? टेंजेंट मतलब बेसिकली एक ऐसा लाइन होता है जो इसको टच करके निकल जाए। तो हाँ भाई, तुम कहीं पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो टेंजेंट बनाने के लिए होता क्या है जरूरी कि आप टेंजेंट वहीं उसी ग्राफ पे बना सकते हैं जो ग्राफ स्मूथ टर्न लेता है। ऐसे टर्न को स्मूथ कहते हैं। तो तुम बोलोगे स्मूथ नहीं हो वो क्या होता है, तो उसका मतलब ऐसा शार्प। अब मान लो ऐसा, तो ये ग्राफ ऐसा आ रहा था और ऐसा टर्न मार गया, एकदम शार्प, एकदम अचानक से ऐसे घूम गया। तो अब ये जब अचानक से घूम जाता है तो इसको हम कहते हैं शार्प टर्न। इसको गाड़ी चलाने जैसे समझो कि गाड़ी ऐसे चल रही है, धीरे 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 मुड़ रही है, तो हाँ भाई पीछे वाला सतर्क रहेगा। अब गाड़ी ऐसे इस दिशा में आ रही है, अचानक से इधर घूम गई, ले सारे सरप्राइज। तो इसीलिए इसको कहते हैं शार्प टर्न। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी, अब जरूरी नहीं हो सकता आपका ये गाड़ी ऐसे चल रहा हो ऐसे हो जाए, तो अब ये ऐसे चल रहा था अचानक से ऐसे हो गया, मतलब यहां पे पॉइंट बन गया। तो कभी भी ग्राफ में अगर पॉइंट बन जाए, दैट इज कॉल्ड शार्प टर्न। और उस पॉइंट पे, जहां पे ये शार्प टर्न बनता है, इस पॉइंट पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्चुअली पॉइंट ये है, ग्राफ डिफरेंशिएबल होने का या टेंजेंट बनने का के पीछे का लॉजिक ऐसा होता है, जब आप ये स्मूथ टर्न लेते हैं ना, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो आपके ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो वो जो एक पॉइंट होता है ना, वो इस लाइन में और इस ग्राफ में कॉमन होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसको एकदम माइन्यूट लेवल पे देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो भाई ये दोनों पॉइंट पे कॉमन है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, तो ये पॉइंट पे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये ग्राफ मतलब सॉरी, ये जो टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आप समझो, ये वाला इस ग्राफ में तो एक पॉइंट ही है, शार्प टर्न का पॉइंट। तो ये जैसे ही ऐसा करूंगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि इस ग्राफ को दूसरी जगह टच कर दिया ना, ये अभी भी ऐसा ही है। ये देखो, ऐसा भी बना सकते हैं। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर जाएंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर शार्प टर्न हो, तो शार्प टर्न में वहां पे उसको डिफरेंशिएट करना, मतलब उस पर टेंजेंट बनाना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि एलएचडी आरएचडी समझने के लिए तो आप ये समझ गए होंगे कि भैया यहां पे कभी भी शार्प टर्न आएगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये ग्राफ में वैलिड होता है, क्योंकि जब भी ग्राफ तुम्हें पता है तब तुम बहुत आराम से कर जाओगे। लेकिन ग्राफ वाला जो सोल्यूशन है, ये मोस्टली हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लगाते हैं, बिकॉज वहां पे ग्राफ पता भी होता है या कर भी लेते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में ग्राफ अलाउड भी नहीं है, और पता हो तो भी नहीं अलाउड है, ना पता हो तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहां पे फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो वहां पे जो तरीका होता है, दैट इज एलएचडी इक्वल्स टू आरएचडी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर किया जाता है। अब ये एलएचडी आरएचडी क्या है? तो यार इसका एक होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो अभी बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे मान लो ये एक सवाल है, इस सवाल में कह रहा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है ना, उसको हम अपने मन से c मान लेते हैं। x इक्वल्स टू मान लेते हैं c, जैसे यहां c की वैल्यू 0 है। तो आपका एलएचडी का फॉर्मूला क्या बनता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, कि आप f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h, ये होता है एलएचडी का फॉर्मूला। और इसमें लगा रहता है लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब ऊपर नीचे हर जगह आपको h को 0 करना है।
क्लियर? और RHD का फॉर्मूला क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला होता है अगेन सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस यहां पे f ऑफ c प्लस h आ जाता है, माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे मान लो आपका c क्या है, 0 दिया हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, और ध्यान देना लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, मतलब आप जैसे यहां पे दिया हुआ ना x इक्वल्स टू 0 पे 0, तो आप इस पे LHD RHD नहीं लगा सकते, आपको यहां पे लगाना होगा। और अगर यही रहता, मान लो x लेस देन 0 के लिए ये रहता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और रहता, तो ग्रेटर देन 0 पे RHD लगेगा, लेस देन 0 पे LHD, जैसा कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे एक बार चेक करते हैं। तो यहां पे जब मैं LHD और RHD लगाऊंगा, तो LHD लगाऊंगा तो c माइनस एच, c क्या है हमारा, 0 है इस केस में, तो 0 माइनस एच, मतलब इस फंक्शन में 0 माइनस एच डालो, तो 0 माइनस एच यहां पे डालो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वाले, फिर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, 0 माइनस एच। ठीक है, और डिवाइडेड बाई माइनस एच, और यहां पे माइनस एफ सी भी है, सॉरी इसको ध्यान से लिखना, ये भूल मत जाना, माइनस एफ ऑफ सी मतलब 0, तो जब 0 डालोगे तो देखो 0 इंटू साइन ऑफ जो भी आए, तो 0 इंटू साइन ऑफ 1/0 होगा। अब साइन ऑफ 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर साइन इनफाइनाइट आ गया मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना, देखो साइन में इनफाइनाइट आया, याद करो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1, तो तुम साइन में इनफाइनाइट डालो चाहे जो डालो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। क्यों? क्योंकि साइन में इनफाइनाइट डाला मतलब एक्स को इनफाइनाइट डाला, और ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, मतलब बेसिकली आप एक्स को इनफाइनाइट कर रहे हैं, वाई वाला तो कांस्टेंट है, वाई तो 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू तभी भी इनफाइनाइट नहीं होती, ये कुछ 1 और -1 के बीच में रहेगी। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, इसीलिए यहां पे माइनस, इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब ये LHD आया, LHD हर हाल में किसके बराबर होना चाहिए, RHD, तभी जाके डिफरेंशिएबल होगा, तो आप इक्वल्स टू करेंगे RHD के। अब आप जब इक्वल्स टू RHD के करेंगे तो यहाँ पे क्या है, C प्लस एच मतलब अगेन 0 प्लस h मतलब h ही मान लो, तो वापस से लिख दो यहाँ पे h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h, बिकॉज 0 प्लस h है, माइनस f ऑफ c, तो 0 करा, डिवाइडेड बाई h। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये माइनस एच का होल स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ -0 माइनस एच मतलब माइनस एच, साइन ऑफ -1/h। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये पॉजिटिव एच स्क्वायर, साइन आएगा, -1/h आएगा, डिवाइड में यहाँ -h आएगा। क्लियर? ये हो गया, इक्वल होना चाहिए किसके, एच। अब ये h और h स्क्वायर कट जाएगा, तो h इंटू साइन 1/h, h इंटू साइन 1/h। और इन दोनों में क्या लगा हुआ था स्टार्टिंग से ही, लिमिट, दोनों में क्या लगा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब जैसे यहां का डिनोमिनेटर भी हटाओ, ये हटा दिया इसका, तो ये माइनस ऊपर चला गया, -h साइन -1/h इंटू h साइन 1/h। तो अब ध्यान से देखोगे ये माइनस कट जाएगा, बिकॉज साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस भी कट गया, h साइन h। अब इस पे जब आप लिमिट डालेंगे, दोनों पे ही मैं एक साथ इकट्ठे डाल दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही डालेंगे तो भैया 0 इंटू जो भी आया ये फाइनाइट वैल्यू होगा, -1 से 1 के बीच में, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो LHD और RHD दोनों क्या हो गए, बराबर। LHD RHD जब बराबर हो जाते हैं तो फिर ये डिफरेंशिएबल कहा जाता है। सबको समझ में आया? ध्यान रहेगा, हमेशा याद रखना। तो जैसे कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था LHL RHL और इक्वल्स टू लिमिट पे बराबर होना चाहिए, यहां पे सिर्फ LHD RHD बराबर करते हैं, बट वही सेम तरीके से। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पूरा डिफरेंशिएबिलिटी तो बता दिया, LHD इक्वल्स टू RHD होना चाहिए तब डिफरेंशिएबल होगा, बट और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या बताई कि भैया जो ग्राफ होता है वो शार्प टर्न नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा शार्प टर्न नहीं लेना चाहिए, ये जब मैंने बताया ना तो इसी में एक बात और छुपी हुई थी। क्या छुपी हुई थी? कि आप डिफरेंशिएबिलिटी तभी चेक करेंगे जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है ना वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। समझो कैसे? अब जैसे मान लो ये फंक्शन ऐसा स्मूथ चल रहा है और स्मूथ चलते चलते बीच में एक छेद हो गया, मतलब यहां पे अब ग्राफ नहीं है, तो एक बात बताओ, फिर ये ग्राफ ऐसा हो गया ना, ये ऐसा और ये ऐसा, तो अब एक बात बताओ, इन दोनों जगहों पे शार्प टर्न नहीं होगा क्या?
दोनों जगहों पे पॉइंट आ गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा ग्राफ, ऐसा कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस ही नहीं है, मान लो तुमको बोला गया कि भैया टू पे आप चेक कीजिए, ये टू है पॉइंट, टू पे चेक कीजिए डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? कंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, अगर मान लो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। और क्यों कंटिन्यूटी पहले चेक करने की सलाह दी जाती है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा आरएचडी एलएचडी आसान चीज नहीं है भाई। यहां पे तो सोचो सिंपल था ना एफ ऑफ सी, तब तुमने जीरो डाल दिया, एक बार में आ गया। नहीं तो सोचो, इमेजिन करो कि तुमको जीरो माइनस एच, और वो भी ये जीरो था, अगर मान लो ये टू रहता, जैसे बोलता चेक कंटिन्यूटी एट टू, तो तुम क्या करते? टू माइनस एच इतने बड़े फंक्शन में डालते, फिर माइनस एफ ऑफ टू करते डिवाइडेड बाई माइनस एच, फिर यहां क्या करते? टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई एच। सॉल्व करने में बड़े जान खाते हैं, सही बता रहे हैं। इसीलिए जनरली लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करना चाहते, और एग्जामिनर भी नहीं कहता है अनटिल अनलेस वैसा क्वेश्चन हो कि यहां तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तब तो तुरंत डिफरेंशिएबल भी गायब हो जाएगा उसका। अगर कंटिन्यूअस आ गया फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल देखते हैं। आसान आसान, आसान तो वैसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जनरली जब डिफरेंशियबिलिटी पूछा जाता है तो कंटिन्यूअस वहां पे होता है, तभी डिफरेंशियबिलिटी पूछा है, अनटिल अनलेस वैसे ऑप्शंस ना हो। अब जैसे यहाँ है, इफ दिस एंड दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, तो फाइंड a एंड b। अब देखो डिफरेंशिएबल बोला है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी, जैसा मैंने बताया थंब रूल हमेशा याद रखना, कंटिन्यूटी सबसे पहले चेक होगा। तो कंटिन्यूटी चेक होगा मतलब x 1 और 1 से छोटे पे ये LHL बनेगा और ये RHL बनेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो वहां से आपका एक इक्वेशन बनेगा। करो पहले कंटिन्यूअस करो इसको। तो कंटिन्यूअस करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटे पे 1 इस पे डालो, 1 पे चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 4 प्लस a मस्ट बी इक्वल टू क्या? ये b इंटू 1 प्लस 2, इसके बराबर होना चाहिए। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस a इक्वल्स टू b। ये हो गया पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये हमने कंटिन्यूटी से निकाला। अब जैसे ही कंटिन्यूटी से निकाल दिया, अब आपको क्या करना है? डेरिवेटिव एलएचडी आरएचडी। तो एलएचडी आरएचडी कैसे करोगे? जैसे 1 पे बोला ना, अब देखो कितना खतरनाक होगा। यहाँ पे तुम लिखोगे एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना, नहीं तो जनरली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि इसमें याद नहीं रहता। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। एलएचडी ऐसा है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1 माइनस एच मतलब ये एलएचडी इसमें आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस ए। क्लियर? और फिर माइनस ब्रैकेट में 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 4 प्लस ए, तो हो गया 4 प्लस ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। क्लियर बात? अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या लगना चाहिए? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो जैसे ही एच टेंड्स टू जीरो, मेरे को सबसे पहले तो दिख रहा है ए और ए कट जाएंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एच ब्रैकेट में ले लो। तो 1 माइनस एच जैसे ही ब्रैकेट में लिया, सॉल्व करते हैं या ओपन कर देते हैं, चलो छोड़ो ओपन कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, फिर 3 1 3 माइनस 3h, तो प्लस 3 माइनस 3h, उसके बाद माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, अब यहां पे मेरे को दिख रहा है 1 प्लस 3 4 और ये माइनस 4 निपट जाएगा, तो 1 प्लस 3 माइनस 4 गया। अब क्या बच रहा है? अब देखो एच स्क्वायर माइनस 3h माइनस 2, एच स्क्वायर नहीं एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया ना। अच्छा, ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर में माइनस 2h होगा, सॉरी। तो एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h माइनस 5h डिवाइडेड बाई माइनस 5। अब इसको इससे सॉल्व कर दो, ये माइनस एच आ गया और ये प्लस का 5 आ गया, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर? एलएचडी तो बड़ा सिंपल आ गया। अब जब आरएचडी निकालोगे, आरएचडी में ये है, देखो यहाँ पे ये और आसानी से आ जाएगा, लीनियर है ना। तो यहाँ आरएचडी, ओके सॉरी पेज गायब हो गया, चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, आरएचडी करते हैं। अब आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है? एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई एच। तो 1 प्लस एच में ये डालो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 और माइनस एफ ऑफ 1 डालो तो b प्लस 2 डिवाइडेड बाई एच।
क्लियर? अब देखो तो जरा, यहां पे -2 + 2 गया कैंसिल, b इंटू वन बी, और ये -b ये भी गया, क्या बचा? बी एच डिवाइडेड बाई एच, तो ये h और h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? b। तो आर एच डी क्या आया आपका? b आया। अब आर एच डी आपका b आया और एल एच डी इसका 5 था, तो एल एच डी और आर एच डी को बराबर करोगे तो 5 = b आ गया। ये एल एच डी 5 है और आर एच डी अभी अभी हमने निकाला b, तो b = 5। अब जैसे ही b = 5 आया, आपके पास पहला इक्वेशन यहाँ कहीं लिखा हुआ था, कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे अपन ने लिखा था, तो b = 5 जैसे ही आया, आप यहाँ पे 5 डालो, 2 + a = 5, 2 को उधर भेजो, a की वैल्यू 3 आ गई। तो हेंस हमारा आंसर क्या आया? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। ठीक है, आसान था, बस यही करना है। अब बोर्ड के एग्जामिनेशन, जैसे अब एनसीईआरटी का सवाल है, तो बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसका एक और तरीका भी है, एक शॉर्टकट तरीका। तो देखो, ये वाला तो पहले आंसर आ गया, अब शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो देखो, कंटिन्यूटी चेक करना तो आसान, कठिन नहीं था, ये तो तुरंत एक लाइन में चेक हो गया। कंटिन्यूटी को हमने बराबर कर दिया, एक इक्वेशन यहां से आ गया। आरएचडी में ही जो टाइम लगा, तो आरएचडी को करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखो, करना क्या था, तुमको डेरिवेटिव चेक करना है, तो तुम ऐसा करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ध्यान रखना, ये हमेशा काम नहीं करता, ये जैक है, और ये तभी काम करेगा जब कॉम्पिटिटिव में तुमसे पूछा नहीं जा रहा है कि तुमने सॉल्व कैसे किया, तो ये एक जुगाड़ है। तुम ऐसा करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2x और +3 और a तो गया, और तो ये LHD हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड में करोगे तो ये आ जाएगा b। ठीक है, बिकॉज ये तो खत्म। और अब दोनों जगह 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों जगह 1 पे आपको चेक करना है, तो 1 डालोगे तो 2 1 2 +3 5, देखो 5 आ गया। तो कंपटीशन में इस तरीके से करते हैं, ज्यादा आसान। देखा, एक सेकंड में आंसर आ गया। बट ये सिर्फ कंपटीशन में अलाउड है, जहां पे आपको मेथड नहीं बताना है, बिकॉज जो मेथड बताया वो आपको कहीं अलाउड नहीं है, कोई बोर्ड वोर्ड में कहीं अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हेंस वी गॉट b = 5 कॉम्पिटिटिव मेथड से। लॉन्ग मेथड से ये तरीका है जिससे आपको आंसर आएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो मजे मजे सोल्यूशन देख देख के। तो हेंस LHD RHD बराबर करके वी गॉट द आंसर, a = 3, b = 5। मजा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो जी, अब डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। तो सारे के सारे पॉलिनोमियल, जैसे सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं, वैसे ही सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस डिफरेंशिएबल भी होते हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e⁻x, e⁻x, ये सारे भी डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे ये कंटिन्यूअस भी होते थे। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जैसे कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता था, डिफरेंशिएबल भी होता है। द फंक्शन log x इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। लॉगरिथमिक भी हमेशा कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। अब यहां पे बस ध्यान दीजिएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूअस नहीं होते थे, बट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएबल होते हैं उस डोमेन में जहां पे वो कंटिन्यूअस है। क्योंकि जैसे तुमको ध्यान है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में tan वाला जो है π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता, तो जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वहां हम डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात नहीं करेंगे। तो जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां डिफरेंशिएबल तो होगा। वैसे ही मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है हर जगह, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है x = 0 पे। क्यों? क्योंकि इसी का तो एग्जांपल दिया था, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ शार्प टर्न है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों तो आपको दिखाई है कि भाई ये एक स्टेप फंक्शन बनाता है और एक ऐसा बनाता है, लैडर। ठीक है, तो ये दोनों जगह, ये दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल, जैसा कंटिन्यूअस में किया था कि भैया सम डिफरेंस प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंपोजिशन से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंपोजिशन कर रहे हो तो उसका आंसर भी डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक, चलिए जी, अब डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो इंटरवल में जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं एक इंटरवल में। हो सकता है वो ओवरऑल पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, बट एक इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। वैसा ही काम यहाँ पे भी करते हैं। हो सकता है पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, जब जैसे मान लो ये मॉड्यूलस x, ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ले लूँ 2 से लेके 5, तो 2 से लेके 5 में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मैंने एक इंटरवल लिया, तो इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए जी, अब बात करते हैं एक सवाल की। क्या कहता है? कहता है कि फंक्शन ये इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल।
दोनों। तो अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों चेक करने बोल रहा है, कंटिन्यूटी भी डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, कंटिन्यूटी। तो 2 डालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो 1 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और राइट हैंड लिमिट में 2 डालोगे तो 5 - 2 3। अच्छा, कंटिन्यूअस तो हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर एनसीईआरटी का सवाल है और बुक मेथड है तो एलएचडी आरएचडी ही करना, ठीक। नहीं, अगर कंपटीशन है तो शॉर्ट ट्रिक लगा लो। शॉर्ट ट्रिक कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो इससे ये खत्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये खत्म, इसका डिफरेंशिएशन -1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो एलएचडी आरएचडी बराबर हुआ? नहीं। तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नहीं। तो कंटिन्यूअस तो निकल गया बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हो गया आंसर तुरंत। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ कंपटीशन में, बोर्ड्स में नहीं। और वैसे इसका एक और तीसरा तरीका भी बताता हूं। तो एक तरीका तो हो गया लॉन्ग मेथड, बुक मेथड, एलएचडी आरएचडी प्रूफ करना, 1 - h 1 + h ऐसा करके। दूसरा तरीका आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंशिएट कर लो। तीसरा तरीका ग्राफ। ध्यान से समझो, अगर तुमको ग्राफ बनाना आता है, जैसे पहला वाला फंक्शन क्या है, y = 1 + x, ये यूं कह लो x + 1। तो x + 1 का ग्राफ अगर तुम जानते हो, मैं तो जानता हूं, सिंपल है, y = x + 1 का ग्राफ ऐसा आएगा। बट ये कहां तक है? 2 तक है, सिर्फ 2 तक, मतलब यहां तक जाएगा। ये मान लो ऐसा वाला पॉइंट है 2, यहां पे ये ग्राफ को 3 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 से आगे में 5 - x है, तो 5 - x का ना माइनस है x, -x का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। तो देखो कंटिन्यूअस दिखा था क्योंकि दोनों जगह 3 पे आ रहे थे, बट ये फिर नीचे चला जाएगा। तो यहां मेरे को दिख गया, अच्छा ये शार्प टर्न है। तुम इसका बना के देखना ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा बट नीचे जाएगा क्योंकि -x है। तो ग्राफ अगर पता है तो ऐसे भी चमक जाएगा, अरे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, बढ़े चलो बढ़े चलो, और मैथमेटिक्स में मजे लिए चलो, चैनल को सब्सक्राइब करे चलो। चलिए जी, तो हो गया कंटिन्यूअस। अच्छा ये वही सेम सवाल नहीं, ये दूसरा सवाल है, द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, वही सेम चीज पूछा है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 2 पे डालो, 2 का पावर 3 8, 8 + 3 11, तो 11 आ रहा है। और यहाँ 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 2 10, ओले ये 10 ये 11 कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो सुपर आसान था। ऐसे सवाल सुपर आसान होते हैं, बोनस क्वेश्चन, जहां कंटिन्यूटी पे ही मामला लटक गया तो आ गया सिंपल आंसर, ठीक है। चलिए जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन होता है समाप्त, और उम्मीद मेरी ये है कि आपको इस सेशन से कंटिन्यूटी के बारे में पूरी आइडिया लग गई होगी। कंटिन्यूटी से हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ कैसे जाते हैं वो भी समझ आया होगा, और एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, कब नॉट डिफरेंशिएबल होता है, वो भी समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि सवालों को बनाने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर एक सवाल अपने आप में एक नई कहानी होती है, तो उस कहानी को समझने के लिए उस किरदार में उतरना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी हैं, जिससे आप डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस को समझ जरूर सकते हैं। अब आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। किसी और चीज की जरूरत मुझसे हो तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन सेशंस को फॉलो करने के लिए और आपके पास समय पर पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रहिए। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उस पीडीएफ से बाद में पढ़ाई भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।